बहुत स्वागत है आपका। विवेक से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो हमारे साथ आएं और इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आपकी जर्नी के बारे में सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, क्योंकि आजकल हर कोई चाहता है कि वो फेमस हो, हर कोई चाहता है कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाए, या तो कॉमेडी करें, रोस्टिंग सेशन करें, और या तो मेकअप इन्फ्लुएंसर बन जाए। लड़कियाँ तो अमूमन यही चाहती हैं। आपके जहन में कब आया ऐसे कि मैं यूट्यूब के माध्यम से एक क्वालिटी कंटेंट दे सकता हूँ, लेकिन फिलांथ्रोपिस्ट भी हो सकता हूँ, यानी समाज की सेवा भी कर सकता हूँ? ये थॉट कैसे आया? पहले तो जब भी पहले की बात कर रहा हूँ कि जब मैंने शुरुआत की थी काम की, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला था ये क्या कर रहा है, क्योंकि ये बात कर रहा हूँ मैं 2014 की बात कर रहा हूँ। वो टाइम पे मैंने सोचा, मैंने एक मूवी बनाई थी, तो मूवी में मुझे ऐसा लगा कि हमारे भारत में, या मुझे लगता है हमारे गुजरात में, मार्केटिंग की बहुत कमी है। तो मैंने मेरे प्रोड्यूसर को बोला कि हमें कुछ मार्केटिंग के लिए कुछ करना चाहिए, और मुझे लगता है कि यूट्यूब में हमें जाना चाहिए। तो सभी लोगों ने मुझे बोला कि ये क्या चल रहा है, ये कुछ नहीं चलेगा, सोशल मीडिया ऐसा कुछ होता ही नहीं है। पर मैंने मेहनत की और लोगों को पसंद आया। वो पसंद आया, लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया मेरे काम को कि यार गुजरात में सोशल मीडिया में हस्बैंड वाइफ के फैमिली ड्रामा जो चीज़ें हो रही है, तो वो लोगों को बहुत पसंद आई। वो पसंद आते आते 5-6 साल चले गए। मुझे ऐसा लगा कि गुजरात में जितने युवा वर्ग है वो कन्वर्ट में ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब कोई चीज़ उन्हें अच्छी लगती है तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते कि भाई ये अच्छा है, ये बुरा है। तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हमें कुछ अच्छा करना है, या युवाओं को अच्छी चीज़ें आगे ले जानी है, तो हमें ये चीज़ करनी चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि ये सब भगवान ने लिखा होता है और होता गया। मैं पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। मैंने मास्टर महाराष्ट्र से किया, पूना यूनिवर्सिटी से। एक दिमाग में ख्याल आया कि मुझे ये फील्ड में आना चाहिए। धीरे धीरे ये फील्ड में आया, मूवी में आया, फिल्म मेकिंग में आया। उसके बाद यूट्यूब की शुरुआत की। बट यूट्यूब की शुरुआत करने के बाद जो सेवा का भाव मुझ में जगा, वो मेन रीज़न है कि गुजरात में 2020 में साइक्लोन आया था, तो बहुत सारे घर गिर गए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि आज के दौर में लोग अपने बर्थडे का जो सेलिब्रेशन होता है केक कटिंग से करते, पार्टियां करते हैं, तो मुझे मेरे दिमाग में आया कि ये सब चीज़ें नहीं करनी है। और गुजरात में जो साइक्लोन आया है, तो मुझे वहाँ मेरी टीम को लेके जाना है। वहाँ पे गया और बहुत सारे घर गिरे दिखे मैंने, तो मुझे तुरंत दिमाग में आया कि ये अभी घर बनाना शुरू करते। एक घर का कारोबार मैंने बनाना शुरू किया और 5 साल में 375 घर बना दिए। तो बस ये लोगों का प्यार है, और रोज़ ये सोचता हूँ कि युवा इस फील्ड में आ गया है। कॉमेडी करके सामाजिक जिम्मेदारी निभाना, ये कितना मुश्किल है, या फिर इसको आप आसानी से कर पाते हैं? अगर करते हैं तो कैसे करते हैं? रोल चेंज हो जाए। मेन चीज़ ये है कि मेरे पास काम बहुत ज़्यादा रहता है और सेवा करना भी है मुझे। मैं जहाँ पे घर बनाता हूँ, ज़्यादा लोगों को शायद नहीं पता है, और जिनको पता है उनको पता है कि जहाँ पे मैं घर बनाता हूँ तो मैं वहाँ पे ही रहता हूँ, वहीं पे खाता हूँ। और जब तक जिनका मैं घर बनाता हूँ जो पूरा नहीं होता, तब तक मैं वहीं रहता हूँ। ये करने का मेन रीज़न मेरा ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा वर्ग सेवा में समर्पित हो, अच्छा काम समाज के लिए करे। क्योंकि ये हम लोग जब जनरेशन जेड की बात करते हैं, युवाओं की बात करते हैं, तो युवाओं में बहुत सक्षम है। हमारे गुजरात में आपको ऐसे युवा मिल जाएंगे। मैं एक आपको सिंपल सा उदाहरण देता हूं कि मेरी गाड़ी के अंदर आपको डिगिंग के लिए सारे इक्विपमेंट मिल जाएंगे। रोड पे मुझे कुत्ता मिलता है, या बिल्ली मिलती है, या बंदर मिलता है, जो भी मरा हुआ मुझे रोड पे मिलता है, मैं वो रास्ते से उठाता हूँ, डिगिंग करता हूँ, उनको अच्छे से बरीड करता हूँ, सोशल मीडिया में डालता हूँ। तो दूसरे दिन हज़ारों हमारे गुजराती युवा वर्ग है, वो मुझे इंस्टाग्राम में शेयर करते कि आज हमने चिड़िया को दफनाया, आज हमने गिलहरी को दफनाई। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे गुजरात के युवा जितने भी हैं वो बेहतरीन है, और अच्छा काम को सपोर्ट करते हैं, अच्छी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। इसलिए मैं अभी हिंदी कंटेंट भी बनाता हूँ इंस्टाग्राम में, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितने युवा वर्ग है वो ट्रेंडिंग रील्स को ज़्यादा बिलीव करते हैं। मतलब कोई भी ट्रेंडिंग रील हो, वो अच्छा हो बुरा हो, चलता है इंस्टाग्राम में, तो तुरंत उसके पीछे भागना शुरू करते हैं। तो
ऐसे युवा ये ट्रेंडिंग को छोड़ के सेवा में आए तो गुजरात में या भारत में बहुत ऐसे गरीब लोग हैं जिनका काम और अच्छा होगा। तो आप जो घर बनाने का आपने कहा कि आपके जहन में जब वो साइक्लोन वाला एक आपने देखा दृश्य कि अब मुझे हेल्प करने की ज़रूरत है, तो वो किस तरीके से हुआ? मतलब कि आपको जो फंडिंग हुई वो आपका जो रिवेन्यू था यूट्यूब से, आपने उसे डायरेक्टली जो है वो घर बनाया। लेकिन एक घर बनाने की अगर हम बात करें तो बहुत कॉस्टली हम कह सकते हैं अफेयर है, ऐसा नहीं है कि कुछ हज़ारों में घर बन जाए, मतलब लाखों की हम कह सकते हैं कि एक इन्वेस्टमेंट है। तो मतलब वो फंड कैसे हुआ, मतलब वो पूरा वो फंड करने का कहाँ से प्रोसेस आया कि कैसे किया जाए? मैं पहले दिन की बात कर रहा हूँ कि पहले दिन पहला मैंने जो घर बनाया था वो 40,000 रुपये का घर था। सिंपल सा घर था, मुझे कुछ भी नहीं आता था वो समय पे। कॉमेडीज़ में मुझे जो जनरेट होते थे, यूट्यूब में मेरी जो अर्निंग थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं जो कमा रहा हूँ वो मुझे इनको देना चाहिए। वो पहला घर मैंने 40,000 रुपये का बनाया था, जिसमें बहुत सिंपल सा घर था, छत थी, प्लास्टर भी नहीं किया था। फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं अपडेट में ज़्यादा बिलीव करता हूँ। पहला घर 40,000 में बनाया, फिर धीरे धीरे प्लास्टर करना शुरू किया, धीरे धीरे फिर टाइल्स लगाना शुरू किया। तो आपने खुद मजदूरी की उस घर में? हाँ, मैं वहीं पे रहता हूँ, मैं वहीं पे काम करता हूँ। ऐसा कभी नहीं होता है कि भाई लोगों को बोल दिया कि आप ये कर लो, ऐसा नहीं। मैं वहीं पे जो भी काम मुझे दिया जाता है मैं काम करता हूँ। हमारी 30-35 लोगों की टीम थी, वो समय पे कम थे, 4-5 लोग ही थे हम लोग। बट अभी हाल के दिनों में शुरुआत मैंने सिंपल 40,000 रुपये के घर से की, फिर धीरे धीरे प्लास्टर किया, टाइल्स लगाई, कलर किया, पीओपी किया, फिर वो छत को हटा के हमने प्लास्टर वाले घर बनाना शुरू किया। तो अभी एक घर की लागत आती है 8 से 10 लाख रुपए। तो मैं जो अर्न करता हूँ, मेरा भगवान की दया से, कहते हैं ना, आप कोई भी गरीब में इन्वेस्ट करो तो भगवान ऊपर वाला देखता है कि ये मेहनत दिल से कर रहा है। तो मैंने छोटा सा खजूर पाई सिंगतल का बिजनेस भी शुरू किया एक साल पहले से। तो उसमें भी भगवान की दया से बहुत इनकम जनरेट होती है। पर मेरा ये मानना है कि मैं जो भी कमाता हूँ लोगों के लिए ज़्यादा खर्च करने में बिलीव करता हूँ। मैं कल की बात कर रहा हूँ, कल मैं सूरत गया था तो पूरा रोड या जितनी भी गली है सब, मैं रात को 11 बजे गया था, एक परिवार था, 2 छोटे बच्चे थे, हस्बैंड दवाई पी के मर गए थे। 5 साल पहले की बात कर रहा हूँ। घर में कोई आर्थिक कोई स्रोत ही नहीं है। उनकी 14 साल की बच्ची शादियों के रिसेप्शन में जाके 200 रुपये का काम करती है, कैटरिंग का। सिंपल सी 7 या 8वीं की लड़की, 14 साल की, और छोटा भाई, दोनों भाई मेहनत करते। मैं लिटरली रोया कल। मुझे ऐसा लगा कि यार ज़रूरत इनको है, जिनके पास पैसे है या जिन्होंने भगवान को दिया, ऐसे लोगों को खुद जाके मदद करो। हमारे भारत में ऐसे बहुत लोग हैं जिन्हें हमारी ज़रूरत है, वो कभी बोल नहीं पाएंगे या कभी मांग नहीं पाएंगे। तो कल मैं वहाँ पे गया, ये लोगों का प्यार है, गुजरात का या गुजरात के लोगों का प्यार है कि मैं वो रात को 11 बजे गया था मैं, मुझे ऐसा लगा कि सब सो गए होंगे, पर 3-4 गलियाँ आदमियों से, बच्चों से भरी है। लोग इतना प्यार करते हैं। लोग ये चीज़ को ज़्यादा बिलीव करते हैं कि हम जो भी काम अच्छा करेगा, जो भी कलाकार हो या इन्फ्लुएंसर हो या क्रिएटर हो, जो अच्छा काम करते हैं उनको ऑलवेज लोग सपोर्ट करते हैं। तो आप बड़े साफ मन से आगे बढ़ रहे हैं और ये काम भी आप अच्छा कर रहे हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या आप जितनी कमाई करते हैं वो सारी कमाई यहाँ लगा देते हैं, या फिर आपने कोई स्ट्रक्चर बनाया हुआ कि इतना कमाया तो इतना लगाया, इतना बचाया? वैसे तो ये कहावत है, कहते हैं कि महिलाओं से उम्र और जो पुरुष होते हैं उनसे उनकी कमाई नहीं पूछते हैं। लेकिन आप क्या है कि प्रेरणा स्रोत हैं, तो बताइए कि लोगों को इसका अंदाजा होगा कि हम इतना कमा के भी इतना कर सकते हैं। मैं सच बताऊं ना, दिवाली पे मैंने 3 घर बनाए थे। वो तीनों घर बनाए थे, उनमें मैं घर बनाए। भारत में कैसे है, हम गाय माता बोलते बहुत कि गाय माता, बट जितने भी भारत में आप गौशाला देखोगे या जितने भी आप गायों का शेल्टर देखोगे वो पत्थरों के शेड में होगा। अभी समय बीता जा रहा है। अभी आप युवा हो या आप ऐसा करते हो कि अभी हमें टाइम से चलना चाहिए, तो मैं ये समझता हूं कि भाई भारत में जितने भी गौशाला है सभी पत्थरों के शेड में। तो मैंने एक मुहिम शुरू की कि अभी ये पत्थरों के शेड को हटा के अभी हमें ऐसी पहल करनी चाहिए कि अभी कंस्ट्रक्शन जो सीलिंग वाली चीज़ें है, छत वाली चीज़ें है, तो छत भराई वाली चीज़ें करते हैं और पत्थरों को शेड को हटाए। क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत गर्मी होती है, बहुत सारे ऐसे जानवर या बहुत सारी ऐसी गाय है जो गर्मी के कारण मरती है। तो मैंने 3 घर बनाए थे। मेरा कभी भी, मैं सच बताऊं ना, तो मेरा एस्टिमेट नहीं होता है। मैंने 3 घर बनाना शुरू किया, फिर बाद में मैंने गायों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि चलो अभी इनका भी थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। तो वो जो मैनेजमेंट था बजट का वो बढ़ गया। तो दिवाली पे कहता है ना कि आप अच्छा काम करोगे तो भगवान आपको देखता है कि ये बंदा अच्छी नीयत से काम करता है।
तो मैंने क्या किया कि दिवाली पे मुझे एक मोबाइल की ऐड मिली, तो वो मोबाइल की ऐड में मुझे जितने पैसे मिले वो सभी पैसे मैंने ये तीनों घर में लगाए। तो मैं ये समझता हूँ कि भगवान, कभी कभी ऐसा होता है कि आप बड़े हो तो या जनरेशन जेड की बात करते हैं या युवाओं की बात करते हैं, हम कुछ अच्छा करते हैं और लोग प्यार देना शुरू करते तो हम सडनली बड़े हो जाते कि ये मैंने किया है। तो मैं एक समय पे ऐसा सोचता था कि ये मैंने किया, पर फिर धीरे धीरे ऐसा मुझे लगा कि ये मैं नहीं कर रहा हूँ, कोई ऐसी ताकत है जो मुझे करवा रही है। वरना कैसा होता है कि आदमी खुद का घर बनाना चाहते हैं तो उसको बहुत टाइम लगता है, पर मेरा घर कैसे बन जाता है वो मुझे ही नहीं पता चलता है। मैं यहाँ से अभी आज यहाँ मेरा इवेंट था, कल मैं उदयपुर जा रहा हूँ, पर सच बताऊँ ना, मुझे अचानक दिमाग से है कि मुझे सूरत जाना है, वो आंटी को मिलना है, उनके 2 बच्चों से मिलना है। मुझे इतना बुरा लगा, अभी मैं उनका घर बना रहा हूँ, ये 3 घर मैंने अभी कंप्लीट किया, अभी उनका घर बना रहा हूँ। तो मैं ये समझता हूँ लोग पसंद करें ना पसंद करें, दिल से काम करो। अभी आप YouTube में हो या आप कलाकार हो, आप इंस्टाग्राम में हो, आप बहुत लोग आपको प्यार करते हैं तो उनका आप अच्छे से यूटिलाइज करो। हमारे ये जो यंग जनरेशन है वो देखते हैं, उनको अच्छा लगता है तो वो दिल से अप्रिशिएट करते हैं। हम कई बार बोलते हैं जनरेशन जेड ऐसे है, ये ऐसे नहीं, बहुत दिमाग वाले हैं। जेनजी बहुत दिमाग वाले हैं, इसमें कोई बहुत शक नहीं दिमाग वाले हैं। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई जनरेशन जेड वाले को इतना नहीं पता है, उनको बहुत पता है। पहले ऐसा था कि लोग प्रायोरिटी नहीं देते थे, क्रिएटर हो, यूट्यूबर हो, इंस्टाग्रामर हो, बट अभी लोग प्रायोरिटी देने लगे हैं। कलयुग का समय और बहुत अजीब लग रहा है कि हम यहाँ पर किसी एक ऐसी शख्सियत से बात कर रहे हैं जो दूसरों को हेल्प कर रहा है और कह रहा है कि आने वाले समय में और लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हेल्प करें। आपकी फैमिली की तरफ से मतलब क्या रिस्पांस रहता है कि अगर आपके लाइफ पार्टनर की बात करें, आपके फैमिली मेम्बर्स की बात करें, क्योंकि सब बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, सब चाहते हैं कि हमारे पास आलीशान मकान हो, प्रॉपर्टीज़ हो, दिल्ली में एक फ़्लैट हो, नोएडा में एक फ़्लैट हो, गुजरात में भी अलग अलग जगह पर फ्लैट हो, रेंटल इनकम हो। आप तो यहाँ पर दूसरों के लिए घर बनाई जा रहे हैं, तो घर से कोई प्रेशर नहीं आता? नहीं, जब 2020 में साइक्लोन जब आया था, मैं 9 महीने घर से दूर था। मैं ज़्यादातर ये सोचता हूँ कि यार हमारा जन्म हुआ है भगवान ने, या फिर मैं किसी को दुखी नहीं देख सकता हूँ, तो मैं घर बनाता हूँ। फैमिली में बहुत मेरे 5 साल पहले मेरे फादर गुजर गए, उनका भी बहुत सपोर्ट था मुझे कि तुझे जो अच्छा लगता है वो तू कर। मेरा परिवार पहले से ही सेवा भाव में समर्पित है, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई जो अच्छे लोग होते हैं उनको अच्छा परिवार मिलता है। तो कभी परिवार की तरफ से, या फिर अभी मेरी नई नई शादी हुई है, 1.5-2 साल हुए हैं, तो कभी मेरी वाइफ ने भी ऐसा नहीं बोला कि आप ये जो कर रहे हो थोड़ा टाइम हमें दो, तो वाइफ ने भी बहुत सपोर्ट किया, पूरे परिवार ने बहुत सपोर्ट किया। पर मैं जितने भी यंग जनरेशन है सबको बोलूँगा कि हम बहुत बार बोलते हैं कि भाई हम माँ बाप कहाँ जाएंगे, माँ बाप तो इधर ही है, पर माँ बाप कब चले जाते हैं वो हमें कभी नहीं पता चलता। इसलिए जितना यंग जनरेशन हो सभी से बताना चाहूँगा कि हो सके उतना माँ बाप को टाइम दो, उनको कहीं अच्छी अच्छी जगह पे घूमने ले जाओ, क्योंकि एक बार माँ बाप चले जाते हैं ना, फिर वो अफसोस लाइफ टाइम रहता है। तो कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप दूसरों के लिए घर बना रहे हैं और एक तरीके से जिनके पास घर नहीं है या फिर किसी का घर किसी आपदा में टूट गया या ख़राब हो गया, आप उसको मेंटेन कर रहे हैं, कभी सामने से किसी ने इनिशिएटिव लिया हो आपकी वीडियोस देख के कि ये तो समाज के लिए अच्छा काम कर रहा है, तो कोई डोनेशन की तरह, या फिर कोई बिल्डर ने कभी हेल्प किया हो, या फिर किसी ने कभी कोई एक सहयोग दिया हो कि एक टोकन ऑफ हेल्प है मेरी तरफ से आपके इस समाज सेवा में? बहुत बार किसी ने सीमेंट दी, किसी ने ईंटें दी, या किसी ने कंट्रीब्यूशन किया, तो ऐसा इंसिडेंट बहुत बार होता है। पर मैं ये समझता हूँ कि मांगने से, या फिर ये मुझे अभी मैं ये कर रहा हूँ तो मुझे ये, मैं कभी मांगता नहीं हूँ। किसी को ऐसा लगता है कि इसका काम अच्छा है मुझे सपोर्ट कर, तो मैं कभी ना नहीं बोलता। पर मेरा ये मानना है कि मैं जो अर्न कर रहा हूँ तो अपने हिसाब से जितना होता है उतना करता हूँ मैं। और हमारे गुजरात में ऐसा हमारे कहवत है गुजरात में कि मांगने वाले लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते लोग, तो बस स्वाभिमान से रहना है, लोगों के लिए अच्छे काम करना है। एक और कहावत है कि आती हुई लक्ष्मी और जाती हुई मुसीबत को कभी ना नहीं कहते हैं। तो आ रहे हैं पैसा, अगर कोई मदद कर रहा है तो लेना चाहिए। आप ये बता रहे थे कि आपके साथ 35 लोग एक साथ जुड़ते हैं काम करने के लिए, तो वो भी क्या सोशल वर्कर है या उनको आप पे करते हैं? नहीं, जो वर्कर है वो स्वाभाविक बात है, उनका जो काम है वो ऐसी सेवा करते रहेंगे तो उनका घर नहीं चलेगा। तो जितने भी लोग हैं उनको जो भी उनका दिहाड़ी होती है वो देते हैं हम लोग। और मैं नहीं लेता हूँ दिहाड़ी, मैं काम करता हूँ वहाँ पे। जब भी 7 बजे हमारा काम शुरू होता है, हाँ, ये सभी लोगों में एक अच्छी बात ये है
कि जितने वर्कर आप जैसे कंस्ट्रक्शन साइड पे देखोगे तो वो 7-8 बजे आते और 5 बजे चले जाते, जितनी आप बिल्डर होगे उनको पता होगा। पर मेरे साथ एक अच्छी बात यह है कि मेरे साथ जो काम करता है बाकायदा उनको पैसे मिलते हैं, पर वो कभी ये नहीं सोचते कि भाई हमें घर जाना है या फिर अभी 5 बज गए तो चले जाना है, ऐसा नहीं। सबके दिमाग में ये भावना होती है कि भाई ये काम अच्छा हो रहा है, किसी का घर बन रहा है, तो चलो पैसे मिल रहे हैं पर साथ में साथ थोड़ी सेवाएं भी करेंगे। तो अच्छी टीम मिली है भगवान की दया से मुझे। नितिन जी, ऑन लाइटर नोट, हमें पत्रकारिता में सिखाया जाता है कि हमको मुद्दे से नहीं भटकना है, चाहे कोई कितना भी घुमा के ले जाए। अब से 2 सवाल पहले मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आप YouTube की कमाई का कितना हिस्सा घर बनाने में या सोशल वर्क में करते हैं। वो क्या आपने उसका कभी निर्धारण किया, कभी देखा या सोचा, आंकड़ा किया कि मतलब मैं 10,000 कमाता हूँ तो उसका 10%, 20% या 5,000, 2,000 दे दूंगा? ये आपने नहीं बताया। मैं मोस्टली देखा जाए ना, पहले यूट्यूब को बहुत कोई सीरियस ही नहीं लेता था। अभी जितने भी आप और ये बॉलीवुड के जितने भी डायरेक्टर ले लो, एक्टर ले लो या जितने कलाकार ले लो, सभी यूट्यूब को अभी मानने लगे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है यूट्यूब में इनकम नहीं है, यूट्यूब में इनकम है। मैं मेरी बात करूँ तो मैं कभी सोचता नहीं हूँ, मैं जो भी कमाता हूँ मान के चलो 90% या कभी कभी 100% भी मैं अपने जो कमाई का हिस्सा है मैं यहाँ पे खर्च करता हूँ। जैसे मैं मोबाइल की ऐड दिवाली पे की थी, मेरे इंस्टाग्राम में है, उसमें मुझे जितने पैसे मिले थे मैं 1 रुपया घर लेके नहीं गया। तो फिर घर कैसे चल रहा है? बस भगवान के चल जाता है भगवान की दया से चल जाता है। नहीं मतलब आपका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो यूट्यूब है। यूट्यूब है और मैंने खजूर भाई सिंह तेल अभी मैंने बोला, वो भगवान की दया से पूरे गुजरात में बहुत अच्छा चल रहा है। और मैं जितने मेरे यूट्यूब घर बनाता हूँ तो मैं वहाँ पे मतलब जिनका घर की पूजा होती है तो पूजा में मेरा जो ब्रांड है खजूर भाई सिंह तेल वो भी होता है। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि आप खजूर भाई को सपोर्ट कर रहे हो या फिर प्यार देना चाहते हो तो ये अपने घर पर ज़रूर लाए। तो समझता हूँ कि लोग भी ये सोचते कि भाई ये बंदा चलो इतना अच्छा काम कर रहा है तो ये चीज़ अच्छी बेच रहा है तो चलो ले लेते। तो भगवान की दया से 100 मेरे डीलर है गुजरात में, तो अच्छा चलता है। तो ये खजूर भाई का कैरेक्टर और आजकल जो इन्फ्लुएंसर्स और क्रिएटर का ज़माना है उसको देखते हुए मेरा सवाल ये भी है कि कितनी जिम्मेदारियां महसूस करते हैं आजकल के क्रिएटर्स अपने आप पर, और आप जब से कर रहे हैं, क्योंकि आप कुछ दिनों पहले से कर रहे हैं, आजकल नए ज़माने के क्रिएटर्स हैं वो कुछ भी बोलते हैं, कुछ अश्लीलता आ जाती है, वायरल होने के लिए कुछ भी करते हैं। तो उन लोगों की क्या जिम्मेदारियां हैं समाज के प्रति, आपको क्या लगता है? होनी चाहिए। अभी देखो मैं सच बताऊं, बैटिंग एप्लीकेशन की मैं बात कर रहा हूं कि अब जितने युवा लोग हैं बैटिंग एप्लीकेशन करते हैं, नहीं ईडी उस पर कार्रवाई कर रही है, कल ही बहुत सारे खिलाड़ी हैं, हाँ, एक्टर हैं जिनकी संपत्ति जब्त हुई है। पर वो पहले ऐसा नहीं सोचते थे। अभी ये यहाँ पे इतना वो चीजें अच्छी हो रही है। पहले शुरुआत के दिनों में मैंने भी किया था, फिर मुझे ऐसा लगा कि ये गलत बात है। मैं 5-6 साल से नहीं कर रहा हूँ। मैं मेरे हर एक इवेंट में जाके बोलता हूँ कि जिससे युवाओं को बुरी लत लगे या फिर किसी के फैमिली उजड़े, ऐसा काम बिल्कुल मत करो। अच्छा काम करो, अच्छी चीज़ों को प्रमोट करो, वरना फिर क्या होता है कि फिर हम लोग प्रमोशन तो कर देते, लोग अपने भरोसे पे चीज़ें ले भी लेते, फिर बाद में उनको पछताना पड़ता है। तो जितने भी यंग जनरेशन है जो थोड़े पैसों के लिए जो प्रमोशन करते हैं, जैसे हमारे गुजरात में बहुत सारे फूडी है, बहुत सारे ऐसे क्रिएटर है, बहुत अच्छा कंटेंट बनाते हैं, पर कभी ये नहीं सोचते कि भाई इसकी चीज़ें खाने लायक है या फिर इसका जो कंटेंट है वो प्रमोट करने लायक है। तो जितने लोग हैं जो ये फील्ड में है तो वो देखें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये सब चीज़ें बहुत स्ट्रिक्ट होने वाली है। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है, तो समाज में अच्छा मैसेज जाए, ऐसी चीज़ें करनी चाहिए। सोशल मीडिया का बहुत इम्पैक्ट होता है। मतलब अगर आप, मुझे लगता है 1 मिनट भी कोई वीडियो देख लें तो एक इम्पैक्ट छोड़ती है। वो जैसे मूवीज़ होती हैं उसी तरीके से हम कह सकते हैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपके पास अब सोशल मीडिया उपलब्ध है। आजकल हम देख रहे हैं एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल हो रहा है रोस्टिंग के फॉर्म में। हम किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बहुत हम कह रहे हैं कि वो युवाओं के अंदर अब बहुत एक कूल सिंबल अपनाया जा रहा है कि अरे गाली देना तो बहुत नॉर्मल सी बात है। हाल फिलहाल में एक्शन हुआ है लेकिन अभी भी वो चल रहा है कि रोस्टिंग के नाम पर आप बहुत ही अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बहुत सही बात बोली आपने। अभी देखो यूट्यूब में जितने भी लोग होंगे, देखते होंगे, तो कोई पंडित जी का प्रवचन चल रहा है तो देखने वाले लोग कितने होंगे, 400-500, पर कोई बंदा गाली बोल रहा है, माँ बहन की गाली बोल रहा है, तो वो देखने वाला वर्ग ज्यादा होगा। और जितने लोग हैं वो देख के क्या बोले क्या हो रहा है, चलो देख लेते क्या हो रहा है।
तो ये चीज है, सभी को ये समझना होगा कि आप इनको देखते हो इसलिए इनको थोड़ा एंकरेजमेंट मिलता है कि चलो मेरी चीजें देख रहे हैं तो चलो 3-4 गालियां और बोल दूं। तो ऐसे लोगों पे लगाम खींचनी चाहिए। दूसरी चीज के रोस्टिंग करना, देखो जितने किसी को किसी की मस्ती अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगता। आज ये जो 2025 का युग है, मैं इनको डिप्रेशन का युग बोलूंगा। क्यों डिप्रेशन का युग बोलूंगा? क्योंकि पहले जैसी सहन शक्ति लोगों में नहीं रही है। पहले लोग सहन करते थे, पर अभी का जो जनरेशन है वो जल्दी बुरा मान जाते हैं या वो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं। तो रोस्टिंग गुजरात नहीं, भारत में सभी जगह पे बैन होना चाहिए, क्योंकि आज रोस्टिंग बैन होनी चाहिए या अब्यूजिव लैंग्वेज बैन होनी चाहिए? दोनों बैन होने चाहिए, क्योंकि ये हमारा भारत है, संस्कारों का देश है। अब हमारे गुजरात की मैं बात करूं तो मैं सच मायने में बताऊं, यहाँ पे जितने भी लोग भले ही मॉडर्न हो गए, पर संस्कारों का सिंचन आज भी है। लोग फैमिली ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। कई लोगों को ये लगता होगा कि चलो गालियाँ बोलने से या फिर वल्गर लैंग्वेज या कंटेंट बनाने से लोगों का वो चीज़ें वो एक बार लोग देखते हैं, फिर बाद में सबको ऐसा लगता है कि भाई ये इससे दूर रहो। तो मैं ये समझता हूँ कि भाई जितने भी भारतीय अच्छा कंटेंट बनाओगे, स्पेशली हमारे गुजरात में ये चीज़ बहुत अच्छी है, जो मुझे बहुत युवाओं की अच्छी लगती है कि लोग फैमिली ड्रामा देखना ज़्यादा पसंद करते हैं। गुजरात के युवाओं के लिए जो क्रिएटर हैं, जो आज बन रहे हैं या फिर 1-2 साल से ट्राई कर रहे हैं, आपके बाद आए हैं, उनको कैसा कंटेंट बनाना चाहिए? क्योंकि और भी बहुत सारे क्रिएटर हैं, लेकिन आपने एक मुकाम हासिल किया हुआ है जिसकी वजह से आप दूसरे जगहों पे आप बता रहे थे कि आप जगह जगह जाते हैं, मंचों को साझा करते हैं। तो क्रिएटर्स के नाम आप क्या संदेश देंगे? मैं सभी क्रिएटर को यही बोलना चाहूँगा कि हो सके उतना डाउन टू अर्थ रहे, क्योंकि जनरेशन जेड की बात करें या युवाओं की बात करें तो सब्सक्राइबर घट भी सकते हैं। हाँ, वो सभी सब्सक्राइबर की बात करता हूँ या जितने भी फॉलोअर्स वाले लोग उनकी सभी बात कर रहा हूँ कि हम थोड़े फेमस हो जाते हैं तो 4-5 लोग हमारे साथ सेल्फियाँ ले लेते हैं, तो फिर वो हम ऐसा सोचते हैं कि हमने बहुत अचीव कर लिया। तो ऐसे जितने भी जो सोशल मीडिया का अच्छा यूज़ करते हैं उन सभी से बताना चाहूँगा कि हो सके उतना डाउन टू अर्थ रहे, क्योंकि हम जितने हम्बल रहेंगे हम लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आएंगे। इसलिए डाउन टू अर्थ रहना एटलीस्ट ये सोशल मीडिया युग में बहुत ज़रूरी है। ऑब्जेशन आप कितना सही मानते हैं? हाल फिलहाल में 2025 के मैं जिक्र करूंगी, एक इन्फ्लुएंसर थी, कॉमेडी करती थी, मतलब कॉमेडी करती थी वो। अब वो सॉफ्ट कॉमेडी करती थी और उनके मिलियन में फॉलोअर्स थे। अब मिलियन में फॉलोअर्स थे, लेकिन उसका पेस थोड़ा कम हो गया था और बढ़ने में, मतलब मेरे जैसे शख्स के लिए तो मिलियन फॉलोअर्स मुझे लगता है बहुत बड़ी बात है, लेकिन उसे वो भी कम लग रहे थे एंड शी कमिटेड सुसाइड। तो मतलब इतना ऑब्जेशन जो आजकल डिप्रेस्ड हो रहे हो आप फॉलोअर्स के लिए, व्यूज़ के लिए, क्या ये सही है? तो मैंने बोला ना, ये डिप्रेशन का युग है। यहाँ पे हम लोग जितनी डेवलपमेंट की बातें करते हैं वैसे ही हम लोगों को ये ऐसे सेशन रखने चाहिए। जैसे आपने ये बात छेड़ी, बहुत अच्छी बात छेड़ी कि लोग जल्दी सीरियस हो जाते कि भाई मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे। जैसे एक घर की बात करें हम, तो घर में भी ऐसी चीज़ें होती है कि भाई देखो इसके इतने व्यू आ गए, इसका रील इतना चल गया या इसके फॉलोअर इतने बढ़ गए। तो लोगों का कंपटीशन या फिर द वे ऑफ थिंकिंग है वो बहुत चेंज हो गया। तो सोशल मीडिया में आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसको अपने पर इतना हावी मत करो, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आदमी को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बात बताऊंगा कि अभी डॉक्टर्स की बहुत सारी रील आती है कि भाई अभी टॉयलेट्स में लोग मोबाइल लेके बहुत जाते हैं। तो हमें पता है कि नहीं जाना चाहिए, फिर भी इतने लोग हैं जो टॉयलेट्स में फ़ोन लेके जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि ये डिप्रेशन युग में जितने लोग हैं अपनी जिम्मेदारी संभाले, जिम्मेदारी का एहसास करें। और दूसरी चीज़ ये है कि बस आने वाले दिनों में अच्छे कंटेंट लोगों के सामने रखें। आप स्ट्रेस्ड होते हैं जब आपके व्यूज़ नहीं आते? तो नहीं, मैं कभी स्ट्रेस नहीं होता हूँ, क्योंकि मुझे पब्लिक ने पहले से ही, मैं बात कर रहा हूँ ये 2014-15 की, मैं तब से मेरे वीडियोस लोग इतने पसंद करते हैं, क्योंकि मेरे वीडियोस ऐसे होते हैं कि माँ बहन भाई सभी लोग साथ में बैठकर मेरे वीडियोस देख सके। जितने युवा है सभी को मैं बोलता हूँ कि भाई अच्छे काम करो। जैसे आसिफ भाई बोल के गए कि भाई फैमिली ओरिएंटेड चीज़ें बनाओ, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, पर मैं कभी स्ट्रेस नहीं लेता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि चलो इस वीडियो में इतने ज़्यादा व्यू नहीं आए तो और अच्छी मेहनत करेंगे और अच्छे आगे बढ़ेंगे। और जो लोग सोशल मीडिया में हैं
उनको ये चीज़ माइंड में रखनी चाहिए कि आपके एक पहली वीडियो नहीं चलती, दूसरी नहीं चलती, पांचवी नहीं चलती, पर आप ईमानदारी से काम करते हो तो आपकी वीडियो चलती है, लोग आपको पसंद करते हैं। यहाँ पे दो बातें हैं, एक काम करना व्यूज़ के लिए और एक बात है कि वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, बहुत अंतर है दोनों में। व्यूज़ के लिए काम करना ये है कि ये मेरी ऑडियंस है, इसे अगर गाली पसंद है तो मैं गाली दूंगा, इसे अगर अश्लीलता पसंद है तो मैं वो करूँगा, इसे अगर ज्योतिष शास्त्र पसंद है तो मैं वो करूँगा, मतलब व्यूअर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना। और एक है वैल्यू एडिशन, जो शायद आप कर रहे हैं कि ये मुझे पसंद है, ये मेरी भावना है, ये मैं कर रहा हूँ, अगर इस पर व्यूज़ आएंगे तो ठीक है, नहीं व्यूज़ आएंगे तो भी ठीक है। तो आज की पीढ़ी को क्या अपनाना चाहिए कि जो मार्केट में बिक रहा है उसे बेचे या फिर जो आपका दिल कहता है वो करें? देखो, ये वेब सीरीज का जब से ज़माना है तो ज़्यादातर लोगों की थॉट्स ऐसी बदल गई है कि चलो इसमें गालियाँ बोलते हैं या फिर थोड़ा वल्गर दिखाते हैं या फिर तो लोग उनको थोड़ा ऐसा टशन वाली चीज़ें समझते हैं। तो ज़्यादा ये फिर धीरे धीरे सबके दिमाग में ये ख्याल आता है कि चलो थोड़ी गालियाँ बोलते हैं या फिर थोड़ा ऐसा नेगेटिव कंटेंट डालेंगे तो थोड़े व्यूज़ आएंगे, वो सीमित तौर पे रहता है, आगे चल के लोग नहीं पसंद करते। हमारे भारत में जितना भी भारत मॉडर्न हो गया हो पर संस्कारों का सिंचन आज भी है। लोग फैमिली ड्रामा या फिर एक दूसरे के साथ बैठ के ये सब चीज़ें ज़्यादा देखने को बिलीव करते हैं, इसलिए लोगों को ये सब चीज़ों से हट के देखो। एक समय ऐसा था कि होर्डिंग्स का ज़माना था, रोड पे हम गाड़ी चलाते तो हम ऐसे देख के जाते थे कि भाई ये होर्डिंग है ये। अभी ये होर्डिंग का जो ज़माना है वो कम होता जा रहा है और जो भी लोग मार्केटिंग करते हैं वो ज़्यादातर ये जितने भी क्रिएटर हैं उनके प्रति आकर्षित हुए हैं। तो अभी द वे ऑफ मार्केटिंग पूरा चेंज हो चुका है, लोगों का नज़रिया बदल चुका है। जैसे एआई आ चुका है तो लोग सोचते हैं कुछ नया करते हैं, नया करो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी चीज़ें करो, ग्राफिक्स करो, वीएफएक्स करो, सब अच्छा करो, बट दिमाग में ये चीज़ ऑलवेज होना चाहिए कि आपकी जो वल्गर चीज़ें हैं वो सीमित समय तक चलेगी, आगे चल के लोग उसे पसंद नहीं करेंगे। नितिन भाई, एआई से डर नहीं लगता क्या? नहीं लगता है, क्योंकि देखो पहले से हम लोग ये कभी नहीं सोचा था कि एआई आएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा ये, पर हम लोग हर चीज़ को यूज टू हो जाते। जब कोरोना आया था हमें कभी किसी को नहीं पता था कि भाई ऐसी चीज़ें होने वाली है, बट हमने बहुत बेबाकी से सामना किया। तो एआई को भी मैं ये समझता हूँ कि आने वाले दिनों में वो सब चीज़ें अच्छे से लोग यूज टू हो जाएंगे। हाँ, ये समझता हूँ कि भाई एआई के में कंट्रोल होना चाहिए, गाइडलाइन होनी चाहिए। अभी देखो सोशल मीडिया में ऐसा भारत में कोई कानून नहीं बना है कि आपको कोई गालियां दे जाए, अब आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने जाओ कि इसने गाली दिया तो बोला ये कानून में ऐसा कुछ है ही नहीं कि हम गालियां, तो ऐसे कानून बनने चाहिए। जो रोस्टिंग करता है तो उनके लिए ऐसे कानून बनने चाहिए। एआई में जो नेगेटिव या जो मोर्फिंग करता है तो उनके लिए ऐसा कानून होना चाहिए। जैसे गुजरात में देखो, जो न्यूड कॉल की बात करें तो लोग बहुत डरते हैं, जब न्यूड कॉल की बात आते तो किसी को बताते नहीं है और चुपके से पैसे दे देते हैं। तो आपकी चैनल से मैं लोगों को से बताना चाहूँगा, हमारे गुजरात गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पहल की है कि जब ये बाहर स्टेट से जब न्यूड कॉल आती है तो अमूमन हमारे गुजरात में लोग ऐसे शर्म बहुत फील करते हैं कि भाई ये किसी को पता चल जाएगा तो क्या होगा। तो हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी पहल की, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। उन्होंने हमारे मुख्यमंत्री हो या फिर हमारे गृह मंत्री, उन्होंने एक अच्छी पहल की कि आप डरो मत, आपसे गलती हुई है कोई बात नहीं, क्योंकि इंस्टाग्राम में मोस्टली यंगस्टर होते हैं और फेसबुक में जो होता है 40 से 50 साल का वर्ग ज़्यादा होता है। तो ये लोग न्यूड कॉल कर देते हैं, उनसे गलती हो जाती है, पर गलती होने के बाद जो हमारी गवर्नमेंट ने पहल की कि आप डरो मत, आपसे गलती हुई है कोई बात नहीं, आप 1930 में कॉल करो, आप लोगों से अप्रोच करो, डरो मत। कभी कभी यहाँ बहुत लोग ऐसा भी होता है कि डर के मारे, शर्म के मारे लोग सुसाइड कमिट कर लेते कि यार लोगों को पता चलेगा तो क्या होगा। तो ऐसी चीज़ों में लोग पैसे दे देते हैं, घरों के घर बर्बाद होते हैं। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं दूसरों की हेल्प करने का, आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि जितना हो सके हमारा जो युवा है वो लोगों की हेल्प करे, और आप वो कर रहे हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि संस्कार है, संस्कार है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक सुपरफिशियल बात कर रहे हैं? ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम मीडिया इंडस्ट्री में हैं, हर दिन हम समाज का आईना बनते हैं, समाज में जो हो रहा है वो हम दिखाते हैं, और हर दिन मैं ऐसी कोई खबर पढ़ती हूँ या ऐसी कोई खबर दिखाती हूँ जिसमें मैं देखती हूँ कि सामने किसी का एक्सीडेंट हो गया है, वहाँ पर कम से कम 7-8 लोगों की भीड़ होगी, 10 की भीड़ होगी, एक भी कोई मदद करने नहीं आता है।
अगर कोई जानवर है, कितना मवेशी है, उसका खून निकल रहा है, तो कोई कॉल करके हेल्पलाइन तक कॉल नहीं करता, सब देखते हैं तमाशा और चलते बनते हैं। तो मतलब वो जिस हेल्प की आप बात कर रहे हैं, जिस सोशल मैसेज को आप कन्वे कर रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि ग्राउंड पर अभी भी वो है कि क्या एक नितिन जानी जो है वो पूरे गुजरात को, पूरे देश की एक जो मानसिकता है वो इस कलयुग के समय में बदल सकता है? जब सामने किसी के ऊपर चाकू चल रहे, तलवारें चल रही है, वो कहते हैं अरे मुझे कुछ हो जाएगा, मैं यहाँ से भागूं। मैंने जब पहला घर बनाना शुरू किया था ना, तो बहुत लोगों ने मुझे बोला कि ये कलाकार हो के, आर्टिस्ट हो के दिखावा कर रहा है, ये एक घर बनाएगा फिर सो जाएगा। फिर 2 बनाए, 3 बनाए, 4 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, तो लोगों को लगा कि यार चलो ये दिखावा कर रहा है। फिर 50 बनाए, फिर 100 बनाए। 100 बनाने के बाद लगा कि यार ये कुछ तो है। फिर 200 बनाए, फिर 300 बनाए, तो फिर लोगों ने माना कि ये काम अच्छा कर रहा है। तो आप काम अच्छा करते हो ना, तो लोग आपको ऑलवेज दिल से अप्रिशिएट करते हैं। मैं आप तो काम अच्छा कर रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि क्या समाज में आप वो देख रहे हैं कि कोई किसी की मदद कर रहा है, कोई समाज में कोई योगदान दे रहा है, एनजीओ को आपको लगता है कि कुछ हो रहा है? पलक हो रहा शायद ये पूछना चाह रही हैं कि आजकल के ज़माने में सबको क्रिएटर बनना है। मतलब कोई एक्सीडेंट हो गया, फिर लोग अपना फ़ोन निकाल के मतलब वहाँ पे जाके हेल्प करने के बजाय, एम्बुलेंस और पुलिस हेल्प बुलाने के बजाय लोग वीडियो बना के उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करने लगते हैं कि हाँ बताइए। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों, मैं 5 साल से ये मुहिम में हूँ, लोगों को बोलता हूँ कि किसी का एक्सीडेंट होता है तो आप देखो मत, तमाशा मत बनो, आप हेल्प करो या किसी को बुलाओ। पर यहाँ सिचुएशन ऐसी होती है कि भाई जब भी किसी का एक्सीडेंट होता है तो गाड़ी किसकी होगी या किसको बिठाना है गाड़ी में, या जो भी बंदा होता है सोचेगा यार मेरी गाड़ी में नहीं बिठाऊंगा, या ऐसा क्रिएशन, या फिर मेरे पे ऐसा प्रॉब्लम होगा, या हॉस्पिटल में ऐसी चीज़ें होगी। तो ये चीज़ अवेयरनेस की बहुत ज़रूरी है। जितने भी आप देखो सोशल वर्कर है या फिर क्रिएटर है, ये चीज़ों में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। मैं मेरी बात करूँ ना, तो मैं घर बनाता हूँ तो यहाँ पे किसी की जो पीड़ा है, जो बंदा जिनका मैं घर बना वो रो रहा है, रोना देखना किसी को नहीं है। लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, लोगों को कॉमेडी चाहिए। पर मैं ये समझता हूँ कि चलो जिनको देखना है वो देखे, जिनको नहीं देखना है नहीं देखे, अपने को अच्छा काम करना है। पर जितने ये लोग जो वीडियोस बनाते हैं या फिर ये सोशल मीडिया का दुरुपयोग करते हैं, तो उनको निश्चित तौर पे ये सब चीज़ों में आगे आना चाहिए। और आप लोगों का, आप जैसे ये कैंपेनिंग करते हो, तो ये कैंपेनिंग युवाओं के प्रति ज़्यादा करना चाहिए। इवन हम कलाकारों को भी ये चीज़ें ज़्यादा करनी चाहिए जिससे युवा काफ़ी प्रेरित हो। जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं शुरुआत के दिनों में मैं रोड से सब कुत्ते बिल्ली जितने मरे हुए इंसान को उठाकर मैं जिनको बरीड करता था, तो लोग मुझे ऐसा बोलते थे कि ये तो म्यूनसिपालिटी का काम है, तेरा काम थोड़ी है। तो हम पहले ऑलवेज ये सब चीज़ें होती है ना, तो पहले हम लोग क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते या फिर सलाह देना कर देते कि भाई ये है तो तेरा काम नहीं है। फिर वो धीरे धीरे शुरू होता है ना, तब लोगों में वो बिल्ट होता है। तो आपने कभी ऐसा किया है कि मतलब सामने पता चल रहा है ये सरकार का काम है, फिर भी आप कर रहे हैं, और आपने सरकार को थोड़ा जागरूक किया हो कि भाई सब कुछ मैं ही थोड़ा करूँगा, आपको टैक्सेस मिल रहे हैं, आपको उसकी पेमेंट मिल रही है, आपकी भी जिम्मेदारी है। मतलब उनको भी तो एहसास दिलाना ज़रूरी है ना कि सब कुछ नितिन जानी जी थोड़ा करेंगे। नहीं, मैं कभी फ़ायदे नुकसान का कभी देखता नहीं हूँ। और मोस्टली मेरी गाड़ी 365 दिन रोड पे ही होती है। आप मेरा जो भी सोशल मीडिया अकाउंट देखो तो मैं मेरी डेली अपडेट डालता हूँ उसमें। मैं जो हूँ वैसा ही हूँ। लोग मेरे बारे में अच्छा सोचे बुरा सोचे, लोग प्यार करें ना करें, पर मैं ये समझता हूँ कि भाई जब मैं हाईवे पे होता हूँ तो कभी ऐसा हाईवे पे एक्सीडेंट हो जाता है, वहाँ किसी की गलती नहीं होती है, पर मैं वहाँ से उठाकर उनको रखता हूँ और लोगों में या युवाओं में ऐसा बोलता हूँ कि आप भी ऐसा कुछ काम करें या आप भी ऐसा अच्छा काम करें। और जब ये लोग मुझे देख के ये सब चीज़ें इंस्पायर होकर अच्छा काम करते हैं ना, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जो ये काम किया ना, मेरा काम वसूल है। गुजरात के क्रिएटर्स को गुजरात की संस्कृति, सभ्यता और यहाँ के तौर तरीके देश और विदेश में फैलाने के लिए क्या करना चाहिए और अभी क्या कर रहे हैं? अच्छा प्रमोट करो अच्छी चीज़ें। आप जो भी स्टेट से बिलोंग करते हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र से हो, दिल्ली से हो, देखो क्रिएटर का काम क्या होता है या यूट्यूबर का काम क्या होता है कि अच्छी चीज़ें लोगों में प्रमोट करो। ठीक है, जैसे बहुत सारी, जैसे मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं ये ऑलवेज ये फील करता हूँ, जैसे दुबई की मैं बात करता हूँ तो दुबई में एक रियल एस्टेट कंपनी है जो बहुत कलाकारों को बुलाती है कि भाई हमें दुबई को प्रमोट करो, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट लाओ। तो मैं कभी वो प्रमोशन नहीं करता। मुझे हालांकि आया था पर मैंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? मैं ये समझता हूँ कि गुजरात में जितने पैसे हैं या जितना गुजरात में इन्वेस्टमेंट होगा या मेरे भारत में होगा वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा।
कोई मेरे दुश्मन नहीं है, पर दिल से मुझे ऐसा, मैं पढ़ा लिखा हूँ तो मैं थोड़ा ऐसा सोचता हूँ कि यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट होगी उतना लोगों को जॉब मिलेगा, उतना लोगों को रोज़गार मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी गुजराती है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या फिर गुजरात या भारत में करें, वो ज़्यादा बेहतर मानता हूँ मैं। बहुत शुक्रिया नितिन जानी जी, आपने एक अलग पर्सपेक्टिव हमारी यंग जनरेशन को दिया है कि सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना है, देश के बारे में सोचना है और समाज सेवा के बारे में सोचना है। बहुत शुक्रिया। और ज़ोरदार तालियों के साथ मुझे लगता है कि सर को ये जेस्चर देने की ज़रूरत है क्योंकि बड़ा योगदान। सर मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप प्लीज़ थोड़ी देर स्टेज पे रुकिए।